हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BESE 131 ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज को कौन से मेजर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे एकेडमिक, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज। मतलब हमें यह समझाना है कि एक ही मोड, फेस टू फेस या डिस्टेंस में काम करने वाली यूनिवर्सिटीज को मॉडर्न एजुकेशन के दौर में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज वो इंस्टीट्यूशंस होती है जो सिर्फ एक हाई मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, या तो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग या सिर्फ डिस्टेंस मोड। आज के टाइम में जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन चैलेंजेस का संबंध एकेडमिक्स, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से होता है। मेन बॉडी। 1. एकेडमिक चैलेंजेस। करिकुलम की रिजिडिटी। सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज का सिलेबस बहुत रिजिड होता है, जिसे इंडस्ट्री के नए डिमांड्स के हिसाब से अपडेट करना मुश्किल होता है। टीचिंग मेथड्स में इनोवेशन की कमी। ज्यादातर टीचर्स ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड फॉलो करते हैं, जिससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल नहीं बन पाती। टीचर्स का रेजिस्टेंस। कई बार टीचर्स नए डिजिटल टूल्स या मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करने से कतराते हैं। 2. टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। कई सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज के पास प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम्स, ई-लाइब्रेरी या वर्चुअल क्लासरूम्स नहीं होते। डिजिटल डिवाइड। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के पास डिजिटल टूल्स और इंटरनेट का बराबर एक्सेस नहीं होता। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करना। ये यूनिवर्सिटीज क्लासरूम्स और बिल्डिंग्स पर ज्यादा डिपेंड करती है, जिससे क्राइसिस सिचुएशन जैसे कोविड-19 में प्रॉब्लम होती है। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल चैलेंजेस। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज में डिसीजंस लेने का प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि सिस्टम ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक होता है। लिमिटेड कोलैबोरेशन। ऐसी यूनिवर्सिटीज दूसरे इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ ज्यादा कोलैबोरेशन नहीं करती। स्टाफ ट्रेनिंग की कमी। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को नए टीचिंग टूल्स और मेथड्स पर ट्रेनिंग कम मिलती है। 4. फाइनेंशियल और पॉलिसी चैलेंजेस। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इन यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट फंडिंग पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिससे इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना मुश्किल होता है। ODL से कंपटीशन। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के बढ़ते प्रभाव से सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। पॉलिसी इश्यूज। कई कंट्रीज में एजुकेशन पॉलिसीज ऑनलाइन और मल्टी मोड सिस्टम्स को प्रमोट करती है, जिससे सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज को इग्नोर कर दिया जाता है। 5. स्टूडेंट सेंट्रिक चैलेंजेस। लिमिटेड रीच। सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज सिर्फ कुछ जियोग्राफिकल एरियाज तक ही लिमिटेड रहती है। लैक ऑफ इंक्लूसिविटी। वर्किंग प्रोफेशनल्स, रिमोट एरिया स्टूडेंट्स या डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स के लिए ये मोड कन्वीनियंट नहीं होता। चेंजिंग लर्नर एक्सपेक्टेशंस। आज के लर्नर्स फ्लेक्सिबल और टेक बेस्ड लर्निंग प्रेफर करते हैं, जो सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाती। कंक्लूजन। आज के चेंजिंग एजुकेशन वर्ल्ड में सिंगल मोड यूनिवर्सिटीज के लिए सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब वो अपने सिस्टम को रिफॉर्म करें, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स लाएं और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स यूज करें। ऐसे स्टेप्स से ये यूनिवर्सिटीज इंक्लूसिव और कम्पेटिटिव दोनों बन सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Explain the three main parts of a unit. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक यूनिट के 3 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं और उनका क्या रोल होता है डिस्टेंस एजुकेशन में। हमें हर पार्ट का स्ट्रक्चर, पर्पस और लर्नर के लिए उसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई के लिए मटेरियल्स को सेल्फ इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स के फॉर्म में डिजाइन किया जाता है। एक यूनिट एक कंप्लीट लर्निंग मटेरियल होता है जिसे लर्नर खुद से पढ़कर समझ सकता है।
हर यूनिट सिंपल और फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखी होती है ताकि स्टूडेंट को समझने में दिक्कत ना हो। जनरली हर यूनिट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ये तीनों पार्ट्स मिलकर एक सिस्टमैटिक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट यूनिट का पहला हिस्सा होता है जिसमें लर्नर को बताया जाता है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें टॉपिक का ओवरव्यू, उसका इंपॉर्टेंस और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। यह सेक्शन लर्नर को डायरेक्शन देता है कि यूनिट पढ़ने के बाद उन्हें क्या सीखना चाहिए। अगर कोई बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होती है तो उसका भी मेंशन होता है। जैसे अगर टॉपिक डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम्स हो तो इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि ये सिस्टम ट्रेडिशनल एजुकेशन से कैसे अलग है और क्यों इम्पोर्टेंट है। इस तरह ये पार्ट एक रोडमैप की तरह काम करता है जिससे लर्नर को क्लैरिटी मिलती है। 2. मेन बॉडी कंटेंट पार्ट। ये यूनिट का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है जिसे छोटे छोटे सब सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। कंटेंट इजी और इंटरैक्टिव लैंग्वेज में लिखा होता है जिसमें एग्जाम्पल्स, फिगर्स, डायग्राम्स और एक्टिविटीज होती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करके उनका मीनिंग समझाया जाता है। इस पार्ट में सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस भी दिए जाते हैं जिससे लर्नर अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सके। जैसे अगर टॉपिक स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हो तो हर सब सेक्शन अलग अलग सर्विसेज जैसे एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइकोलॉजिकल सपोर्ट को समझाता है। इस तरह में बॉडी लर्नर को टॉपिक का डीप अंडरस्टैंडिंग देती है और उन्हें एक्टिव लर्नर बनाती है। 3. कंक्लूजन और समरी पार्ट। ये यूनिट का लास्ट पार्ट होता है जिसमें पूरे टॉपिक का शॉर्ट समरी दी जाती है। इसका पर्पस होता है लर्नर को रिवाइज करवाना और मैं पॉइंट्स को दोबारा रीएनफोर्स करना। इसमें व्हाट यू हैव लर्नड टाइप के समरी पॉइंट्स और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। जैसे अगर यूनिट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर हो तो कंक्लूजन में उसके मेन एप्लीकेशंस और टाइप्स याद दिलाए जाते हैं। इस सेक्शन के थ्रू लर्नर को पूरे यूनिट का एक क्लियर पिक्चर मिलता है। कंक्लूजन। आखिर में एक यूनिट के 3 मेन पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, एक कंप्लीट लर्निंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंट्रोडक्शन डायरेक्शन देता है, मेन बॉडी नॉलेज देता है और कंक्लूजन अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। यह स्ट्रक्चर डिस्टेंस एजुकेशन को लर्नर फ्रेंडली और इफेक्टिव बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. What is a rubric? Discuss with the help of an example the development of a rubric. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रूब्रिक का मतलब समझाना है, यानी एक ऐसा टूल जो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को क्लियर क्राइटेरिया के बेसिस पर एसेस करता है। साथ ही एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना है कि रूब्रिक कैसे डेवलप किया जाता है और इसका यूज इवैल्यूएशन में कैसे होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रूब्रिक एक असेसमेंट टूल होता है जिससे टीचर स्टूडेंट्स के काम को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करते हैं। इसमें हर क्राइटेरियन के लिए क्लियर स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं जिससे ग्रेडिंग फेयर और ट्रांसपेरेंट होती है। डिस्टेंस एजुकेशन और स्कूल दोनों में रूब्रिक काफी यूजफुल होता है क्योंकि ये लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने में हेल्प करता है। एक अच्छा रूब्रिक बनाने के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस लेवल्स डिफाइन करना जरूरी होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और पर्पस ऑफ रूब्रिक। रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड है जिससे स्टूडेंट के काम को प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया के हिसाब से एसेस किया जाता है। यह क्लियरली बताता है कि एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और पुअर परफॉर्मेंस कैसी दिखती है। इसका मेन पर्पस असेसमेंट को फेयर बनाना और स्टूडेंट्स को फीडबैक देना है। रूब्रिक से स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस खुद भी एसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर राइटिंग टास्क दिया गया है तो रूब्रिक के क्राइटेरिया हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर, वोकैब्युलरी और क्रिएटिविटी। हर एक क्राइटेरियन के लिए परफॉर्मेंस लेवल डिफाइन किया जाता है जैसे एक्सीलेंट, गुड, फेयर, नीड्स इंप्रूवमेंट। 2. टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स। होलिस्टिक रूब्रिक। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक साथ जज किया जाता है। एक सिंगल स्कोर दिया जाता है पूरे काम के लिए। जब फोकस सिर्फ फाइनल आउटपुट पर होता है तब इसका उस होता है। एनालिटिक रूब्रिक। इसमें परफॉर्मेंस को मल्टीपल क्राइटेरिया में डिवाइड किया जाता है। हर क्राइटेरियन के लिए अलग स्कोर मिलता है। एकेडमिक यूज में सबसे ज्यादा ये टाइप कॉमन है। एग्जाम्पल, एक ऐसे के लिए एनालिटिक रूब्रिक में कंटेंट 10 मार्क्स, स्ट्रक्चर 5 मार्क्स, ग्रामर 5 मार्क्स, क्रिएटिविटी 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं। 3. रूब्रिक बनाने के स्टेप्स।
लर्निंग आउटकम्स आइडेंटिफाई करना। पहले ये डिसाइड करो कि स्टूडेंट्स को क्या सीखना या दिखाना है। एग्जाम्पल, साइंस प्रोजेक्ट में एम हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने और रिजल्ट्स रिपोर्ट करने की एबिलिटी। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डिसाइड करना। ऐसे मेजरेबल और रेलेवेंट क्राइटेरिया चुनना जो लर्निंग आउटकम से मैच करते हो। एग्जाम्पल, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन और टीम वर्क। परफॉर्मेंस लेवल्स डिफाइन करना। लेवल्स सेट करो जैसे एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर। हर लेवल का मीनिंग क्लियरली लिखना चाहिए। एग्जाम्पल, एक्सीलेंट करेक्ट साइंटिफिक मेथड और एक्यूरेट डेटा, फेयर पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड। स्कोर्स या वेट्स देना। हर क्राइटेरियन के लिए मार्क्स फिक्स करो। एग्जाम्पल, क्लैरिटी 10 मार्क्स, एक्यूरेसी 15 मार्क्स, प्रेजेंटेशन 5 मार्क्स। रूब्रिक रिव्यू करना। रूब्रिक को सैंपल टास्क्स पर अप्लाई करके टेस्ट करो। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो रिवाइज करो। कंक्लूजन, रूब्रिक एक बहुत ही इफेक्टिव असेसमेंट टूल है जो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी लाता है। यह स्टूडेंट्स को अपनी गलतियों को समझने और इम्प्रूव करने का मौका देता है। टीचर्स के लिए भी ये फीडबैक देना इजी बना देता है। रूब्रिक का सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एजुकेशन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Describe why distance education is considered as an investment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डिस्टेंस एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जाता है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये एजुकेशन सिस्टम कैसे इंडिविजुअल्स, सोसाइटी और नेशन के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लाता है, जैसे एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसी लर्निंग सिस्टम है जहां टीचर और स्टूडेंट फिजिकली एक जगह नहीं होते, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए प्रिंट मटेरियल, टीवी, रेडियो और ऑनलाइन टूल्स का यूज होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हर इंसान तक शिक्षा पहुंचना, चाहे वो कहीं भी रहता हो। इससे इन्वेस्टमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसान के स्किल्स, नॉलेज और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ता है, जिससे लॉन्ग टर्म में पर्सनल और नेशनल ग्रोथ होती है। जैसे पैसा इन्वेस्ट करने पर प्रॉफिट मिलता है, वैसे हाई एजुकेशन इन्वेस्ट करने पर नॉलेज और सक्सेस मिलती है। मेन बॉडी। 1. डिस्टेंस एजुकेशन एक ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो इंसान के पोटेंशियल को बढ़ता है। डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू लोग अपनी जॉब या पर्सनल लाइफ के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल थियरी, शुल्ट्ज और बेकर के हिसाब से एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों बढ़ती है। डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं या रिमोट एरियाज में रहते हैं। एग्जाम्पल, इग्नू जैसे यूनिवर्सिटीज ने लाखों लोगों को ये मौका दिया है कि वो काम करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकें और अपनी इनकम और स्टेटस इंप्रूव करें। 2. इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस लर्निंग ट्रेडिशनल एजुकेशन के कंपैरिजन में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों कम होते हैं। स्टूडेंट्स अपनी जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचता है। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि इससे ज्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है कम खर्च में। एग्जाम्पल, बहुत से प्रोफेशनल्स ऑनलाइन एमबीए या सर्टिफिकेट कोर्सेस करके अपनी करियर ग्रोथ करते हैं, ये ही उनके लिए डायरेक्ट इकोनॉमिक रिटर्न है। 3. सामाजिक और राष्ट्रीय लाभ, सोशल एंड नेशनल बेनिफिट्स। डिस्टेंस एजुकेशन से हर बैकग्राउंड के लोग, जैसे वीमेन, रूरल यूथ और डिफरेंटली एबल्ड को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। एजुकेटेड सोसाइटी देश के विकास में योगदान करती है और सोशल अवेयरनेस बढ़ती है। इस मोड से लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी का कल्चर डेवलप होता है। एग्जाम्पल, इग्नू, YCMOU और NSOU जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज ने वीमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर किया है, जिससे वो अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान दे रहे हैं। 4. टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल इम्पैक्ट। डिस्टेंस एजुकेशन ने टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग जैसे लर्निंग, MOOCs और वर्चुअल क्लासेज को पॉपुलर बनाया है। यह स्टूडेंट्स को ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार करता है और डिजिटल स्किल्स डेवलप करता है। कोविड-19 के दौरान जब ट्रेडिशनल स्कूल्स बैंड द टैब, डिस्टेंस एजुकेशन ने लर्निंग को कंटिन्यू रखा, इससे उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। कंक्लूजन, डिस्टेंस एजुकेशन एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट है जो इंसान और देश दोनों के फ्यूचर को सिक्योर करता है। यह एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है।
एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल होने के कारण ये सिस्टम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल रिटर्न्स देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन एक सही इन्वेस्टमेंट है नॉलेज और ग्रोथ के लिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।